हे गाइस, दिस इज़ पूनम ठाकुर हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेनरी फयोल है। कल भी मैंने क्लासिकल थिंकर्स ही स्टार्ट किए हैं और आज भी मैं एक थिंकर लेके आई हूँ जो कि प्रसाद एंड प्रसाद बुक से है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये है हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल को पढ़ने से पहले हम क्लासिकल थ्योरी का ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी है क्या? तो ये डेवलप हुई थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में। इसके मेजर एक्सपोनेंट कौन है? फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडल ओरविक, जेडी मोने, रिले, एम्पी फोलेट और आर शेल्डन। तो ये जो फ्योल है ये फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी है। और इनमें से जो एम्पी फोलेट है ना, ये बिहेवियरलिस्ट भी हैं और क्लासिकल थिंकर्स भी हैं। बाद में क्लासिकल थ्योरी से लेके थ्योरी नहीं मतलब क्लासिकल थिंकर से बिहेवियरलिस्ट के बीच में ब्रिज बने थे। तो और ये थ्योरी अपने जेनिथ पे कब पहुंची थी? जब एक पेपर पब्लिश हुआ था, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय गुलिक एंड उर्विक। इन दोनों ने मिलकर एक पेपर को पब्लिश किया था। तो ये पेपर कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आता है, इसको क्लासिकल थ्योरी को अदर नेम से जाना जाता है, जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी, फॉर्मल थ्योरी, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। इसके अलावा पर्टिकुलर लोगों ने थ्योरी का नाम रखा है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय मार्च एंड साइमन, इन दोनों ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोला है। फिर क्लासिकल थ्योरी है क्या? एक ब्रॉडर अप्रोच है, कंसर्न होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें बस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पे फोकस किया है। और एडवोकेट किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इकॉनमी मैन को। और इकॉनमी मैन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें ऐसा है कि वर्कर्स को वेजेस दे दो, इंसेंटिव्स दे दो, पैसा दे दो, मनी दे दो और उससे काम करवाते रहो। उसको कोई रेस्ट मत करने दो, कोई फैमिली, कोई इमोशंस, कोई कुछ नहीं है, बस पैसा दे दो और काम करवाओ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने एडवोकेट किया है। और डिवीजन ऑफ लेबर जो इनका एक मेन पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर जो है सेंट्रल टेनेट है किसका? क्लासिकल थ्योरी का। इनका बिलीव था कि एफिशिएंसी और इकॉनमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैक्सिमम होगी, कुछ सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ। इन्होंने ज़्यादा प्रिंसिपल के ज़्यादा असूल पे ही चले हैं ये। और बाद में इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, इनको हर्बर्ट साइमन ने प्रोवर्ब, मिथ, स्लोगन भी कहा है। वो जब हम साइमन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हेनरी फ्योल पे। हेनरी फ्योल क्या है? फाउंडर है किसके? मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के फाउंडर हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1841 से 1925 तक है। पैदा हुए थे टर्की में। अपना स्टार्ट किया था उन्होंने करियर एज एन इंजीनियर। कहाँ पे? माइनिंग कंपनी में। जब ये 19 ईयर के थे तब से इन्फ्लुएंस हुए थे कार्टेशियन फिलॉसफी से एंड एडम स्मिथ की राइटिंग से। और कार्टेशियन फिलॉसफी क्या? ड्यूलिज्म की फिलॉसफी है, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। फादर है क्लासिकल थ्योरी के। कल हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ा था। और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। एंड इन्होंने बोला था कि कोई डिफरेंस नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आ जाती हैं, जैसे कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक है ये। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923 एंड जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908। फ्यूल की बुक है एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल वाज फर्स्ट पब्लिश हुई थी फ्रांस में 1960 में, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में फ्रेंच का कुछ काम नहीं था। इसीलिए बाद में एक फ्रेंच वर्जन को हटा करके एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में पब्लिश हुई थी 1949 में। मतलब पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल बुक जो थी फ्रेंच लैंग्वेज में थी 1916 में। बाद में 49 में रीनेम हो गई और नाम भी चेंज हो गया। इसका क्या हो गया? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी पे पहले एडमिनिस्ट्रेशन था, बाद में मैनेजमेंट यूज़ किया। इस पे थोड़ा सा क्या हो गया था, डिसएग्रीमेंट और डिबेट हो गई थी इस टर्मिनोलॉजी पे जो भी यूज़ की थी फ्योल के ट्रांसलेटर ने। उन्होंने ही यूज़ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज क्लासिकल। इन्होंने क्लासिकल में पहले एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रियल एट जनरल इसको यूज़ किया था, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को हटा करके मैनेजमेंट कर दिया। बट दिस वॉज ट्रांसलेटिंग टू मैनेजमेंट और क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया स्कॉलर्स के बीच में, डिसएग्रीमेंट भी हो गया। तो उर्विक और ब्रूडी जो है वो थोड़ा ये इन्होंने ज़्यादा ही आर्गूमेंट कर दिया होगा और इनका थोड़ा ज़्यादा नाम जो है वो पॉपुलर उसमें आ जाता है, पॉपुलर क्रिटिक आते हैं इसके थ्योरी के ऑपोजिशन वाले। तो उर्विक एंड ब्रूडी ने आर्गू किया था कि इस टर्म को द टर्म शुड हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज एडमिनिस्ट्रेशन में ही इसको यूज़ किया जाना चाहिए था। उर्विक ने भी अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया था कि इन्होंने वर्ड मैनेजमेंट को यूज़ कर दिया इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यूनिवर्सल।
फ्योल ने एड्रेस किया था एक सेकंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हुई थी 1923 में। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो एक फॉल्स है, एक मिसलीडिंग है। इन्होंने बोला था कि सभी अंडरटेकिंग को चाहिए कि उनको प्लान हो, वो प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन करें, कमांड करें, कोऑर्डिनेट करें और कंट्रोल करें, कि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत सभी ऑर्गेनाइजेशन को होती है, हर एक अंडरटेकिंग में इसकी ज़रूरत होती है। तो फिर पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के गैप को इन्होंने क्या बोला था कि फॉल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है इनकी। इन्होंने बोला वी आर नो लॉन्गर कन्फ्रंट विद सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस बट विद वन, एक ऐसी होनी चाहिए जिसको हम अप्लाई करें इक्वली वेल, एक ही साथ में अप्लाई करें पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स में। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक सेम रूल्स को सभी जगह अप्लाई करना है, सभी को इन सब की ज़रूरत पड़ती है, पोक की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हमारे पास फ्यूल के आइडिया अबाउट मैनेजरियल एक्टिविटी आर प्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज राइटिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डिवाइड इनटू 6 ग्रुप। देखिए ये जो है ना एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल, ये थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया। फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्टडी किया जाता है 3 हेड्स में। फर्स्ट है एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कि ये है, ये जिसमें हमारे पास 6 चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड है एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि हमारे पास POCCC आ जाएगा। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे पास फ्यूल के 14 प्रिंसिपल आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पढ़ रहे हैं, ये वाला। इसमें 6 चीज़ें हैं और कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है टेक्निकल एक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अडॉप्टेशन आ जाएगा। सेकंड है कमर्शियल एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास कमर्शियल बिजनेस से रिलेटेड है, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। थर्ड आएगा हमारे पास ये फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल में क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंस के रिगार्डिंग होगी, हमारे पास कितना फंड्स है, कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एटसेट्रा। सिक्योरिटी में क्या चीज़ करनी है, चोरी से बचाना है, फायर से बचाना है, फ्लड से बचाना है, प्रॉपर्टी को भी, पर्सन को भी बचाना है, सोशल डिस्टर्बेंस जो भी होती है, स्ट्राइक्स वगैरह, उन सब से बचाना है। अकाउंटिंग में हमें अपने बैलेंस शीट्स जो हैं, स्टॉक टेकिंग कितनी है, कॉस्ट कितनी, स्टैटिक्स कितना है, उसको मेंटेन करना है। और मैनेजरियल एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि वो वाले लोग, हमने पहले भी एक बार पढ़ा था इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू में हमने ये पढ़ा था कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैनेजमेंट की होगी, मैनेजर करेंगे। तो वही वाला यहाँ पे बोल रहे हैं कि होल्डिंग पोजीशन हायर लेवल इन हायरार्की, कि जो लोग हायरार्की में हाई पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उनको अपना काम डिवोट, अपना टाइम डिवोट करना है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ देयर टाइम टू देयर फंक्शनिंग एंड एम्प्लॉय एट लोअर लेवल, फॉर एग्जाम्पल POCCC। मतलब कि यहाँ पर उनको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, इसकी फुल फॉर्म सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक मेरे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये इसका आंसर भी कर लेना कि इस सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको। तो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना है कि अपना टाइम ज़्यादा डिवोट करना है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग वगैरह करने में, ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो, सबके लिए तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है हमारे पास ही सेज दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्योल का मानना था कि नेचर ऑर्गेनाइजेशन चाहे कैसा भी हो, चाहे बिग हो, स्मॉल हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, नॉन इंडस्ट्रियल हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, 6 एक्टिविटीज़ जो है सभी के लिए ज़रूरी है और ऑलवेज प्रेजेंट होनी भी चाहिए। ही लेमेंट दैट मैनेजमेंट वाज नॉट बीइंग टॉट एंड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, पार्ट ही नहीं है करिकुलम का। ये इसलिए नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसलिए क्योंकि उसका एब्सेंस है थ्योरी की। दे फेल्ट दैट विदाउट थ्योरी नो टीचिंग इज़ पॉसिबल। तो इनका ये मानना था कि विदाउट थ्योरी कोई टीचिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। इनका मानना था कि हमें मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। हिज जर्नल, इन्होंने इस थ्योरी का जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए अपनी इस बुक भी, एक बुक पब्लिश की थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जो बुक है वो इसी चीज़ पर रिलेटेड है कि हमें मैनेजमेंट पर भी वर्क करना है। अब सेकंड आता है हमारे पास एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन POCCC, जिसकी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको क्या करना है, आपने सीक्वेंस में आंसर करना है। अब आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है मैनेजर के गुण क्या क्या है अकॉर्डिंग टू फ्योल। फिजिकल होना चाहिए, मतलब उसकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, वाइगर होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। मेंटल, मतलब उसकी एबिलिटी, उसकी कितनी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितना अंडरस्टैंड करता है, कितना सीखता है, जजमेंट पावर क्या है, एटसेट्रा। मॉरल में फिर्मनेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरल एजुकेशन जो भी क्राइटेरिया होता है वो सारा फुलफिल किया होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज में हमारे पास टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल होना चाहिए। एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या होता है, नॉलेज अराइजिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस होना चाहिए, वर्क प्लेस नहीं, सॉरी, एक्सपीरियंस। स्पेशल नॉलेज हमारे पास जो भी स्पेशल होता है, टेक्निकल हो, कमर्शियल हो, एटसेट्रा। और एक्सपीरियंस में हमारे पास जो भी काम करके एक्सपीरियंस आया होता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आता है हमारे पास फ्यूल के 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल में क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क जो कि स्पेशलाइजेशन है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि एक बंदे को एक फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, मतलब कि पहले ऐसा चलता था ये लोग अपने सुपीरियर से ही एक जो एम्प्लॉय है उसको अपने एक सुपीरियर से
ऑर्डर लेना है ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। ज़्यादा लोग एक बंदे को कमांड देंगे ना तो वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इनका वही मानना था कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है वन प्लान वन हेड, एक ही प्लान होगा, एक ही हेड होगा। तो वो वाला इन्होंने बोला यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करना है। और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि अपना अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, जनरल इंटरेस्ट देखना है सभी ने। रिन्यूमरेशन ऑफ पर्सोनल, मतलब जो लोग एम्प्लॉय किए हैं उनकी रिन्यूमरेशन, उनको वेजेस कितना मिल रहा है, उनका टाइम रेट क्या, जॉब रेट क्या, पीस रेट क्या, एक्सेट्रा, इन्होंने बोला कि उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट करनी है। और फिर सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन क्या बोल रहे हैं? सेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं कि जो भी होगा ना डिसीजन या जो भी ऑर्डर होगा वो सेंट्रलाइज, सभी अपना अपना नहीं करेंगे, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। ब्रेन, जैसे ब्रेन हमारा डायरेक्टिव पार्ट है ना, वो हमें क्या करता है, ऑर्डर देता है हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, एक्सेट्रा। Everything which goes to increase the importance subordinate, that is decentralization, and everything which goes to reduce it, that is centralization। मतलब कि इसमें जो मैनेजर की पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेशन की होती है, सबॉर्डिनेट की होती है। अब आता है हमारे पास स्केलर चेन, हायरार्की, मतलब कि उनको एक हायरार्की में रहना है, एक पूरा चेन बना के काम करना है। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होना है कि राइट प्लेस एट द राइट मैन एट द राइट प्लेस। मतलब कि जो इंसान कमर्शियल उसके लिए, क्लरिकल के लिए है तो उसको क्लरिकल में ही लगाओ, जो मैनेजमेंट के लिए उसको मैनेजमेंट के लिए लगाओ। तो वही वाला बोल रहे हैं कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह होती है, तो प्लेसमेंट अच्छे से करनी है। इक्विटी होनी चाहिए। फिर था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि उनमें उनको टाइम देना है, जो भी हमारे वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनको टाइम देना है कि वो उस नए वर्क के साथ यूज़ हो सकें। ऐसा नहीं है कि अगर उनको काम करना नहीं आ रहा तो दूसरे दिन निकाल दो, उनको टाइम देना है कि वो उस नए काम के साथ अपने अपने आप को ढाल सकें, उस चीज़ में यूज हो सकें उस वर्क के साथ। इनिशिएटिव, उनको जो एम्प्लॉय हैं उनको भी चांस देना है कि वो कोई चीज़ वो इनिशिएटिव ले सके, वो खुद से कुछ काम कर स्टार्ट कर सके, उनको अप्रिशिएट करना है। और आगे आता है स्पिरिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप क्या बोल रहे हैं कि हार्मनी मेंटेन करनी है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिवाइड एंड रूल नहीं करना है, हार्मनी मेंटेन रखनी है। तो ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल थे, जिसको याद करने के लिए डैड, यूसी, यूजर, OIC। डी से आ जाएगा डिविजनल वर्क, ए से आ जाएगा अथॉरिटी, फिर डी से आ जाएगा हमारे पास डिसिप्लिन, यू से जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, सी से आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन, एस से आ जाएगा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आर से आ जाएगा रिन्यूमरेशन, ओ से आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर, आई से आ जाएगा हमारे पास इनिशिएटिव, एस से आ जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये या स्केलर चेन कुछ भी बोल दो, ई से आ जाएगा इक्विटी और ई से आ जाएगा स्पिरिट द क्रॉप। ठीक है। नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग की जरूरत है। और जो इनफैक्ट जो फ्यूल है ना वो फर्स्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सजेस्ट द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, दैट इज फ्यूल। फिर था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको लेवल जंपिंग बोलते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन विद द सेम एम्प्लॉय होता है, जो कि हमने ऐसे करके पढ़ा था। अगर ए को बात करनी है बी से डायरेक्ट तो ऐसे बात करनी है। पहले ऐसा था यूनिटी ऑफ कमांड में, यहाँ से एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता था। बट अब इसमें क्या था, गैंग प्लैंक में ए को बी से डायरेक्ट बात करनी है, सी को डी से डायरेक्ट बात करनी है, ऐसा करके हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा सेम एम्प्लॉय के साथ। तो इसका फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ। और फ्यूल के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं ना वो पीटर ड्रकर हैं। पीटर ड्रकर एक मेजर क्रिटिक हैं फ्यूलिज्म के। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था फॉर इट्स नैरो फोकस मैकेनिकल अप्रोच, कि इन्होंने ज़्यादा मैकेनिकल अप्रोच को यूज़ किया और नेगलेक्ट किया है कॉम्प्लेक्स फैक्टर इफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। और सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं, इन्होंने पीटर ड्रकर ने इनको क्रिटिसाइज़ किया था कि ज़्यादा मैकेनिकल मॉडल को यूज़ किया है इन्होंने और ह्यूमन अप्रोच को नेगलेक्ट किया है। अब हमने थोड़ा सा एक डिफरेंस पढ़ना है टेलर और फ्यूल के बीच में। कल हमने टेलर पढ़ा था, आज फ्यूल पढ़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। जो टेलर की थ्योरी थी वो शॉप फ्लोर पे थी, उन्होंने वर्कर्स एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था। कल हमने पढ़ा था ना कि वो वर्कर्स एक्टिविटी में वो बोल रहे थे कि रूल ऑफ थंब मेथड को यूज़ करते हैं, स्लाइड रूल्स लाई थी उनके लिए, तो एट्सेट्रा हमने देखा था। बस वर्कर्स की एक्टिविटी पे ही ज़्यादा फोकस किया था, और इन्होंने टॉप लेवल पे मैनेजमेंट की एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है। वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनकी थ्योरी को, टेलर की थ्योरी को बॉटम अप थ्योरी बोला जाता है और इनकी थ्योरी को टॉप डाउन थ्योरी बोला जाता है। ये कंसर्न थे इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एलिमिनेट वेस्टेज को एलिमिनेट करना। और इनका कंसर्न क्या था, यूनिवर्सल जनरल थ्योरी होनी चाहिए, यूनिवर्सल थ्योरी होना चाहिए। फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, वर्क सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने काम को बढ़ाने के बारे में बात की। इन्होंने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। इनका जो ये था बेस, इनका जो भी फॉर्मूला था वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट पे वो था, बेस्ड था, और इनका पर्सनल एक्सपीरियंस पे था।
स्ट्रेस ऑन टेक्निकल साइड पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया टेलर ने, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ध्यान दिया था। इनकी थ्योरी को माइक्रो थ्योरी बोला जाता है, और जो फ्योल की थ्योरी है उसको मैक्रो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनकी अप्रोच रिजिड थी, इनकी फ्लेक्सिबल है। इन्होंने एडवोकेट किया था प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। हमने कल पढ़ा था कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप में हमने 8 फंक्शन पढ़ा था, 4 प्लानिंग के लिए थे, 4 एग्जीक्यूशन के लिए थे। अब प्लानिंग के लिए कौन कौन से थे, एग्जीक्यूशन के लिए कौन से थे, वो आप बताइए। और इन्होंने एडवोकेट किया था यूनिटी ऑफ कमांड को। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको बीच में ये वहाँ मैंने फास्ट बोल दिया हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और फीडबैक दो, अपनी अपनी फीडबैक दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू गाइज़।